हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सीबी का इकोनॉमी सिलेबस और यह लास्ट वीडियो में हमने एक्सेलेरेटर का टॉपिक कवर किया था। अब इस वीडियो में हम डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी देखेंगे। फ्रेंड्स, यह डिमांड फॉर मनी और यह सप्लाई फॉर मनी ये दो अलग टॉपिक्स है। सो पहले हम डिमांड फॉर मनी का कंसेप्ट समझेंगे और बाद में सप्लाई फॉर मनी देखेंगे। अब अगर डिमांड फॉर मनी की बात की जाए तो इसके 6 अलग थेरीज है। सबसे पहले आया था क्लासिकल थ्योरी, जिसे हम फिशर्स ट्रांजैक्शनल अप्रोच भी बोलते हैं। उसके बाद क्लासिकल थ्योरी जैसा ही अजम्पशन यूज करके लाया गया द कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी, जिसे हम न्यू क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं। उसके बाद इन दोनों अप्रोच को मॉडिफाई करते हुए केन्स ने थ्योरी निकाली थी, लेकिन केन्स की थ्योरी परफेक्ट नहीं थी। यहाँ केन्स की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए द टॉबिन ने एक पोर्टफोलियो अप्रोच निकाला, उसके बाद बोमोस ने एक इन्वेंटरी अप्रोच निकाला और लास्ट में फ्रेडमैन ने अपनी एक थ्योरी निकाली। अगर आपको डिमांड फॉर मनी का पूरा टॉपिक अच्छे से समझना है तो आपको सारे थ्योरी समझना ज़रूरी है। सो यहाँ मैं हर थ्योरी के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको वो पर्टिकुलर थ्योरी अच्छे से समझ आए और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं फिशर्स ट्रांजैक्शनल अप्रोच। इस अप्रोच के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको समझना जरूरी है कि फिशर ने ये बोला कि पैसे ये बस ट्रांजैक्शन या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज होता है, उसके सिवा उसका कोई काम नहीं। इसलिए इस थ्योरी का नाम दिया है फिशर्स ट्रांजैक्शनल अप्रोच। ये कंसेप्ट आप दिमाग में डाल दो। So in this theory of demand for money, Fisher and other classical economists laid stress on the medium of exchange function of money, that is, money as a means of buying goods and services. Here all transactions involving purchase of goods, services, raw materials, assets require payment of money as a value of transaction made. अब फ्रेंड्स, इस अप्रोच में फिशर ये बोलते हैं कि जितना वैल्यू हम पैसे से पे करते हैं उतनी वैल्यू पैसे से बाय होनी चाहिए। अगर हम पूरे इकोनॉमी की बात करें तो वैल्यू ऑफ मनी पेड शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ मनी फ्लो टू बाय। सो वैल्यू ऑफ मनी पेड में क्या आएगा? एक तो पैसा पे करने में कितने ट्रांजैक्शन हुए, दैट इज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, और दूसरा हर ट्रांजैक्शन का एवरेज प्राइस क्या था। इन दोनों की मदद से हम वैल्यू ऑफ मनी पेड निकाल सकते हैं। उसी तरह वैल्यू ऑफ मनी फ्लो टू बाय निकालते वक्त हमें समझना होगा कि इकोनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन कितना है, जो हम एम से डिनोट करेंगे, और वो पैसा कितना फास्ट फ्लो हो रहा है, जिसे हम वेलोसिटी बोलेंगे। अब फ्रेंड्स, ये दोनों टर्म्स इक्वल है, सो ये लिख सकते हैं कि पी टी इज इक्वल टू एम वी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। If accounting identity, value of goods, services and assets sold must be equal to the value of money paid for them. Thus, in any given period, the value of all goods, services or assets sold must equal to the number of transactions T made multiplied by the average price of these transactions. Thus, the total value of transactions made is equal to PT. On the other hand, because value paid is identical equal to the value of money flow used for buying goods, services and assets, the value of money flow is equal to the nominal quantity of money supply M, here multiplied by the average number of times the quantity of money in circulation is used or exchanged for transaction purposes. The average of times a unit of money is used for transactions of goods, services and assets is called transactions velocity of circulation and is denoted by V. After that we bought an equation. So symbolically, Fisher's equation of exchange is written as under MV is equal to PT, where M is equal to the quantity of money circulation, V is equal to transactions velocity of circulation, then P is equal to average price, and here T is equal to total number of transactions. अब फ्रेंड्स, किसी भी थ्योरी में कुछ अजम्पशन होते हैं, उसी तरह यहाँ भी कुछ अजम्पशंस है। सबसे पहला मनी इन सर्कुलेशन के बारे में। हम सबको तो पता है कि इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक ही मनी प्रिंट करके सप्लाई करता है, सो इसे हम एक्सोजेनस वेरिएबल बोलेंगे, यानी कि इकोनॉमी में पैसे का सप्लाई बस सेंट्रल बैंक के हाथ है, सो शॉर्ट टर्म के लिए वो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा अजम्पशन फिशर ने किया।
So the above equation 1 is an identity that is true by definition. However, by taking some assumptions about the variable v and t, Fisher transformed the above identity into a theory of demand for money. According to the Fisher, the nominal quantity of money M is fixed by the central bank of a country. Note that the Reserve Bank of India is the Central Bank of India and is therefore treated as an exogenous variable which is assumed to be given quantity in a particular period of time. नेक्स्ट अजम्पशन है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में। यहाँ फिशर ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ये नेशनल इनकम पे डिपेंड रहता है और यह फिशर ने अज्यूम किया है कि इकोनॉमी ऑप्टिमम लेवल पे है, जिसका मतलब कि इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रही है। अब अगर इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रही है तो वो यहाँ गुड्स का प्रोडक्शन कांस्टेंट रखेगी, जिससे वो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ गुड्स से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। सो फिशर ये बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन में ट्रांजैक्शंस भी कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि उन सब कांस्टेंट गुड्स को बाय करने के लिए ट्रांजैक्शन भी कांस्टेंट ही रहेंगे, राइट। So further, the number of transactions in a period is a function of national income. The greater the national income, the larger the number of transactions required to be made. Here further, since Fisher assumed that the full employment of resources prevailed in the economy, the level of national income is determined by the amount of fully employed resources. Thus, with the assumption of full employment of resources, the volume of transaction T is fixed in the short run. Next assumption है velocity के बारे में। वेलोसिटी का मतलब होता है कि पैसा कितना फास्ट फ्लो हो रहा है। अब फ्रेंड्स, फिशर ये बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मनी टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड रहती है। अगर इकोनॉमी में बस कैश ट्रांजैक्शन होगा तो वेलोसिटी कम होगी, और अगर एटीएम या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सो फिशर अज्यूम करते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इतने जल्दी चेंज नहीं होंगे। But the most important assumption which makes the Fisher equation of exchange as a theory of demand for money is that the velocity of circulation remains constant and is independent of M, P and T. This is because he thought that the velocity of circulation of money is determined by institutional and technological factors involved in the transactions process. Since these institutional and technological factors do not vary much in the short run, here the transactions velocity of circulation of money V was assumed to be constant. अब फ्रेंड्स, अजम्पशन देखने के बाद हम समझते हैं कि फिशर ट्रांजैक्शनल अप्रोच के बारे में क्या बोला है। हमने देखा था कि इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट या फिर सप्लाई करने का काम सेंट्रल बैंक करती है, लेकिन इक्विलिब्रियम के केस में हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ जितना मनी की डिमांड इकोनॉमी में है उतना ही मनी सप्लाई हो रहा है। सो मनी सप्लाई इन इकोनॉमी MS इज इक्वल टू द मनी डिमांड इन द इकोनॉमी MD। अब यह पहला हमारा इक्वेशन था PT इज इक्वल टू मनी सप्लाई इंटू वेलोसिटी। सो हम उसे लिख सकते हैं PT इज इक्वल टू मनी डिमांड इंटू वेलोसिटी। अब उसी इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं कि MD दैट इज मनी डिमांड इज इक्वल टू PT बाई V। अब फ्रेंड्स, अजम्पशन में हमने देखा था कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमी में मनी डिमांड प्राइस का फंक्शन रहेगा, राइट। सो ये है डिमांड फॉर मनी का पहला फंक्शन, जिसे हम फिशर ट्रांजैक्शनल अप्रोच बोलते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। फॉर मनी मार्केट टू बी इन इक्विलिब्रियम, नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू द नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड। इन अदर वर्ड्स, फॉर मनी मार्केट टू बी इन इक्विलिब्रियम, MS is equal to MD, where MS is fixed by the central bank of a country. With the above assumptions, the Fisher's equation of exchange can be written as MD is equal to PT by V, or MD is equal to 1 by V into PT. Thus, according to the Fisher's transactional approach, demand for money depends on the following three factors: the number of transactions, the average price of transactions, and the transaction velocity of circulation of money. As V and T is assumed constant by Fisher, money demand is a function of price in economy. अब फ्रेंड्स, फिशर ट्रांजैक्शनल अप्रोच के कुछ क्रिटिसिजम्स है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म मैं आपको बताता हूँ। हमने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के अजम्पशन में देखा था कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज ऑप्टिमम लेवल पर यूज़ होने की वजह से प्रोडक्ट्स कांस्टेंट रहेंगे, उससे उन पे किए गए ट्रांजैक्शंस भी कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, क्या ट्रांजैक्शन बस गुड्स और सर्विसेज पे होते हैं? अगर हमने बॉन्ड या शेयर खरीदा, उसे भी तो हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। या फिर हमने रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदी या बेची, उसे भी हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। सो ऐसे ट्रांजैक्शन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि एक शेयर या बॉन्ड को जितना बार चाहे उतना हम सेल या बाय कर सकते हैं। सो ये फिशर का अजम्पशन गलत है और इसके वजह से वेलोसिटी ऑफ मनी सप्लाई पे भी इफेक्ट होगा, राइट।
So let's see what it says. In Fisher transactional approach to demand for money, some serious problems are faced when it is used for empirical research. In Fisher's transaction approach, not only transactions involved current production of goods and services are included, but also those which arise in sales and purchase of capital assets such as securities, shares, land, etc. Due to frequent changes in the value of these capital assets, it is not appropriate to assume that T will remain constant even if Y is taken to be constant due to full employment assumption. This will also change the velocity of money supply V. सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा डिमांड फॉर मनी में फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।